Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, The Preceptor. For all videos update, please subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon. And do like, comment and share. आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है उसका नाम है भोली और इस स्टोरी को लिखा है के अब्बास ने। तो चलिए थोड़ा ऑथर के बारे में भी जान लेते हैं। के अब्बास का पूरा नाम ख्वाजा अहमद अब्बास है। ये इंडियन फिल्म डायरेक्टर और जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। इन्होंने 3 लैंग्वेजेस हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में भी नॉवेल्स लिखे हैं। अब हम स्टोरी की तरफ आते हैं। उसका नाम सुलेखा था, पर बचपन से ही लोग उसे भोली कहकर पुकारते थे, जिसका मतलब होता है बेवकूफ। वो नंबरदार रामलाल की चौथे नंबर की बेटी थी। भोली जब 10 महीने की थी तब वो चारपाई से गिर गई थी, जिसकी वजह से उसके सर पे काफी गहरी चोट आई थी और उस वजह से शायद उसके सर के कुछ पार्ट्स डैमेज भी हो गए थे। और यही वजह थी कि वो हमेशा दूसरे बच्चों से पीछे रह गई और उसका नाम भोली पड़ गया। भोली जन्म के समय काफी गोरी और खूबसूरत थी, पर वह जब 2 साल की हुई उसे चिकन पॉक्स ने आ पकड़ा, जिस वजह से सिर्फ उसकी आंखों को छोड़कर उसके बदन के सारे हिस्सों पे चेचक के निशान पड़ गए। सुलेखा दूसरे बच्चों की तरह नहीं थी और यही वजह था कि उसने 5 साल की उम्र हो जाने के बाद बोलना शुरू किया, वो भी हकलाते हुए। और इसी वजह से दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते और उसकी नकल उतारते। इन सब चीजों को देखते हुए सुलेखा ने बोलना भी कम कर दिया। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां। उनमें से सबसे छोटी भोली थी। वो एक खाते पीते किसान का घर था और यही वजह थी कि भोली को छोड़कर रामलाल के सारे बच्चे हेल्दी और स्ट्रांग थे। रामलाल के तीनों बेटे शहर में पढ़ाई कर रहे थे, वही उनकी सबसे बड़ी बेटी राधा की शादी हो चुकी थी और दूसरी बेटी मंगला की शादी की बाद भी हो चुकी थी। और रामलाल ने इरादा किया था कि जैसे ही मंगला की शादी हो जाएगी वो अपनी तीसरी बेटी चंपा की शादी की तैयारियों में लग जाएंगे। रामलाल की सारी बेटियां खूबसूरत और हेल्दी थी और उनके लिए दूल्हा ढूंढना कोई मुश्किल काम न था। रामलाल को तो बस एक ही फिक्र सताती थी, भोली की शादी, क्योंकि भोली ना खूबसूरत थी और ना समझदार। भोली तब 7 वर्ष की थी जब मंगला की शादी हो गई। उसी साल गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला। उस स्कूल के उद्घाटन समारोह के लिए तहसीलदार साहब को बुलाया गया। तहसीलदार साहब ने रामलाल से कहा कि तुम्हें गांव के लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए अपनी बेटियों को स्कूल भेजकर, ताकि और भी लोग तुम्हें देखकर अपनी बेटियों को स्कूल भेजें। उसी रात रामलाल ने इस बात का जिक्र अपनी पत्नी से किया। उसकी पत्नी ये बात सुनकर चिल्ला पड़ी, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? पर रामलाल के पास इतनी हिम्मत ना थी कि वो तहसीलदार साहब की बात उठा सके। तो आखिरकार उसकी पत्नी ने एक आइडिया दिया कि तुम भोली को स्कूल भेज दो, वैसे भी वो बदसूरत और कम अकल है, उसकी ऐसी भी शादी नहीं होनी और उसे स्कूल की टीचर ही अब संभाले। अगली सुबह रामलाल ने भोली का हाथ थामा और अपने साथ चलने को कहा। भोली काफी डरी हुई थी, उसे पता नहीं था कि स्कूल क्या होता है। वो ये सोच के डर रही थी कि कुछ दिन पहले ऐसे ही उसकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को इस तरह से घर से ले जाया गया था और बेच दिया गया था। नहीं, उसने एक चीख मारी और अपना हाथ अपने पिता के हाथ से छुड़ा लिया। उसके हाथ छुड़ाते ही रामलाल ने उसे डांटा और कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा कि इसे अच्छे कपड़े पहनाओ, नहीं तो स्कूल के टीचर्स और दूसरे बच्चे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। भोली के लिए कभी कोई कपड़े नहीं बनाए गए थे। उसे हमेशा अपनी बहनों के पुराने कपड़े ही दिए जाते थे। कोई भी उसके कपड़े धोने या सिलने की चिंता नहीं किया करता था। पर आज उसके लिए लकी दिन था, क्योंकि उसे आज धुली हुई ड्रेस पहनने को मिल रही थी, जो कि बार बार धुलाई की वजह से सिकुड़कर छोटी हो गई थी। उसे आज नहलाया भी गया और उसके सूखे बालों में तेल भी लगाया गया। तब जाकर उसे यकीन हुआ कि वो एक ऐसी जगह जा रही है जो उसके घर से तो कई गुना अच्छा। जब वो स्कूल पहुंचे तो सभी बच्चे पहले से ही क्लास में मौजूद थे। रामलाल ने भोली को क्लास मिस्ट्रेस के हवाले कर दिया।
बेचारी भोली अपनी झुकी पलकों से देख रही थी। कुछ कमरे, उनमें उसके जैसी कुछ बच्चियां जो किताबों से पढ़ाई कर रही थी। फिर क्लास की टीचर ने उसे एक कॉर्नर पे बैठ जाने को कहा। भोली को यह मालूम नहीं था कि स्कूल क्या होता है, परंतु वहां बैठी लड़कियों को देखकर उसे खुशी थी कि इनमें से कोई उसकी दोस्त बन जाएगी। अब टीचर ने पढ़ाना शुरू किया। भोली को कुछ समझ नहीं आया। उसका ध्यान तो दीवार पे बने पेंटिंग्स पे था। उसे घोड़े का रंग तहसीलदार के घोड़े जैसा लगा। बकरी का रंग उसकी पड़ोसी की बकरी की तरह काला था और गाय का रंग बिल्कुल उसकी लक्ष्मी की तरह। भोली को अचानक ध्यान आया कि टीचर उसके बगल में खड़ी मुस्कुरा रही है। टीचर ने उससे प्यार से सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है छुटकी? वो उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर वो बेतहाशा रोने लगी। वो किसी कोने में छुप जाना चाहती थी। उसे लग रहा था कि क्लास की सारी लड़कियां उस पर हंस रही है। इसी दौरान छुट्टी की बेल बज जाती है और सारी बच्चियां क्लास से बाहर निकलने लग जाती है, पर भोली वहीं पे जमी रही। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उस कॉर्नर से बाहर निकलने की। वो बस वहां पे बैठी रो रही थी। भोली, एक प्यारी सी आवाज उसके कानों से टकराई। उसने अब तक अपनी जिंदगी में किसी को इतने प्यार से उसको पुकारते नहीं सुना था। यह आवाज उसके दिल को छू गई। उठ जाओ भोली, टीचर ने उससे कहा। भोली खड़ी हो गई। टीचर ने फिर उससे सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? भोली पसीनों में डूब गई। क्या उसका हकलाना फिर से उसकी बेइज्जती की वजह बनेगा? पर दिल में कहीं उसे वो टीचर की प्यारी आवाज पे भरोसा भी था कि वो उस पे नहीं हंसेगी। इसलिए उसने एक बार और ट्राई करने का फैसला किया। वो हकलाना शुरू हो गई, पर इस दफा उसकी टीचर उसको सपोर्ट कर रही थी। वेल डन, अब पूरा बोलो। भोली। आखिरकार उसने बोल ही दिया। उसके लिए ये बोलना कोई अचीवमेंट से कम नहीं था। टीचर ने उसकी तारीफ की और कहा, बस इसी तरह अपने डर को दिल से निकाल फेंको, फिर तुम भी दूसरों की तरह बोल पाओगे। फिर मैडम ने उससे पूछा, क्या तुम रोज स्कूल आओगी भोली? हाँ। भोली को खुद पे यकीन नहीं हुआ कि उसने फिर से पूरा बोल दिया था। फिर उसे टीचर ने एक बुक दी जिसमें बहुत से जानवरों की तस्वीर थी। घोड़े, बकरियां, गाय, बिल्कुल उसकी लक्ष्मी की तरह, और कहा, इन सब जानवरों का नाम उसके नीचे लिखा हुआ है। 1 महीने में तुम ये बुक पढ़ने जान जाओगी, फिर मैं तुम्हें इससे अच्छी और इससे बड़ी बुक दूंगी। और ऐसे करते करते एक दिन तुम इस गांव में सबसे पढ़ी लिखी लड़की बन जाओगी। फिर कोई तुम पे नहीं हंसेगा, लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। अब तुम घर जाओ, कल सुबह जल्दी आ जाना। अब भोली के मन में आशा की एक किरण नजर आ रही थी। उसे एक उम्मीद नजर आई थी जो टीचर ने उसे दी थी। ऐसे करते हुए 1 साल का अरसा भी गुजर गया। अब गांव छोटे शहर में बदल गया था। प्राइमरी स्कूल अब हाई स्कूल बन चुका था। अब वहां सिनेमा हॉल और कॉटन मिल भी लग गई थी। अब तो गांव में ट्रेन भी आने और रुकने लग गई थी। एक रात रामलाल खाने के बाद अपनी पत्नी से कहता है, तो क्या मैं बिशंबर का प्रस्ताव मान लूं? बिल्कुल। भोली लकी है कि उसे ऐसा दूल्हा मिल रहा है। उसका अपना बड़ा सा दुकान है, कई हजार रुपए बैंक के खातों में जमा है, अपना घर भी है, और सबसे बड़ी बात, वो कोई दहेज भी नहीं मांग रहा। रामलाल कहता है, वो सब तो ठीक है, पर तुम जानती ही हो कि वो जवान नहीं है, मेरी उम्र का है, और तो और थोड़ा लंगड़ाता भी है। उसकी पहली पत्नी के बच्चे भी अब जवान हो गए हैं। सो क्या हुआ, अगर उसकी एज 45 हो या 50, क्या फर्क पड़ता है? वो दूसरे गांव का है, इसलिए उसे भोली के चेचक के निशान और कम अकली के बारे में नहीं पता है। अगर हम ये प्रस्ताव को ठुकराते हैं तो वो सारी उम्र के लिए कुंवारी रहेगी और कोई उसे शादी नहीं करेगा।
ये तो ठीक है, पर मैं सोच रहा हूँ भोली क्या बोलेगी। वो पागल लड़की क्या कहेगी। वो तो गाय की तरह सीधी है। शायद तुम सही कह रही हो, रामलाल ने कहा। वहीं आंगन की दूसरी तरफ भोली चारपाई पे जागी अपने माता पिता की बातें सुन रही थी। अब शादी का दिन भी करीब आ गया था। बिशंबर नाथ एक बड़ा व्यापारी था। वो शादी के लिए अपने कई दोस्तों और रिश्तेदारों की बारात लेके आया था। बैंड बाजे की आवाज और ये शानो शौकत देखकर रामलाल की खुशी दुगनी हो गई थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी छोटी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से होगी। वहीं दूसरी तरफ भोली की बड़ी बहनें उसकी किस्मत पे जल रही थी। आखिरकार वो वक्त आ ही गया। पंडित जी ने कहा, दुल्हन को बुलाइए। दुल्हन की लाल रंग की ड्रेस में भोली को पवित्र अग्नि के पास लाया गया। दुल्हन के गले में माला पहनाओ, बिशंबर के दोस्त ने कहा। बिशंबर ने जैसे ही माला उठाई, एक औरत ने भोली के सर से घूंघट हटा दिया। बिशंबर की नजर जैसे भोली के चेहरे पे पड़ी, उसके हाथ जम से गए। दुल्हन ने झट से अपनी घूंघट को अपने मुंह पे ढाल लिया। क्या तुमने उसे देखा? बिशंबर ने अपने दोस्त से कहा। उसके चेहरे पे चेचक के निशान है। फिर उसके दोस्त ने कहा, तो क्या हुआ? तुम भी तो जवान नहीं हो। बिशंबर ने कहा, तो क्या हुआ, मैं जवान नहीं हूं। मैं इससे शादी तब तक नहीं करूंगा जब तक इसका पिता मुझे 5,000 रुपए नहीं देगा। अब रामलाल आगे बढ़ा और अपनी पगड़ी, अपनी इज्जत उसके पैरों पे रखी और कहा, मुझे इस तरह से बेइज्जत ना कीजिए। आप 2,000 रुपया ले लीजिए। नहीं, मैं 5,000 लूंगा, वरना हम वापस लौट जाएंगे। आप अपनी बेटी को रखो। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप वापस लौट जाएंगे तो मैं गांव में किसी को अपने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। तो फिर 5,000 दे दो, बिशंबर ने कहा। रामलाल रोते हुए अपने घर गया और तिजोरी खोली और कुछ पैसों का बंडल लेकर के उसके पैरों पे रख दी। बिशंबर के लालची चेहरे पे मुस्कान आ गई। उसने एक दांव खेला और वो जीत ही गया। अब मुझे माला दो, बिशंबर ने कहा। एक बार फिर दुल्हन का घूंघट हटाया गया, पर इस बार भोली नीचे नहीं देख रही थी। वो सीधा अपने होने वाले पति के आंखों में देख रही थी। उसकी आंखों में बिशंबर के लिए ना गुस्सा था और ना ही नफरत, बस एक सर्द तिरस्कार। बिशंबर जैसे ही माला डालने के लिए आगे बढ़ा, भोली के हाथ तेजी से उठे और उसने वो माला पवित्र अग्नि में फेंक दिया। पिताजी, भोली ने ऊंची आवाज से कहा, और उसकी इतनी साफ आवाज सुनकर उसके माता पिता, भाई बहन सब चौंक गए, क्योंकि इसमें जरा भी हकलाहट नहीं थी। पिताजी, अपने पैसे वापस ले लो, इस इंसान से मैं शादी नहीं करूंगी। रामलाल पे तो पहाड़ ही टूट पड़ा। लोग कानाफूसी करने लग गए। इतनी बेशरम बदसूरत, तुम्हें जरा भी परिवार की इज्जत का खौफ है? रामलाल ने कहा, आपके इज्जत के खातिर ही तो मैं इस लंगड़े बुढ़े से शादी करने को तैयार हुई थी, पर मैं इस लालची घटिया डरपोक आदमी से शादी नहीं करूंगी। कितनी निर्लज लड़की है, हमें तो लगा था कि गूंगी गाय है। भोली उस बुढ़ी औरत पे भड़क उठी। जी आंटी जी, आपने सही कहा, क्योंकि मैं गूंगी गाय थी और यही वजह है कि आप लोग मुझे इस मुर्दा दिल चीज के हवाले कर रहे हो। पर अब ये बेवकूफ हकलाने वाले गाय बोलती है। आपको और सुनना है कुछ? बिशंबर नाथ वापस लौटने लगा। उसके बैंड वापसी के गीत बजाने शुरू कर दिए। रामलाल पत्थर की मूरत से बना खड़ा रह गया। उसके सर शर्म से झुक गया। धीरे धीरे करके सारे लोग वहां से जाने लगे। रामलाल उठा और भोली से कहा, अब क्या? अब कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। तुम क्या करोगी अब? भोली शांत आवाज में बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मैं आपकी और माँ की सेवा करूंगी और उसी स्कूल में काम करूंगी जहां मैंने इतना सब सीखा है। मैंने ठीक कहा ना टीचर? उसकी टीचर जो ये सारा ड्रामा देख रही थी, उसने भोली से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल भोली। और ये कहते हुए टीचर के आंख में चमकते हुए आंसू थे। वो चमक
एक आर्टिस्ट की होती है जब उसे पता होता है कि उसने एक मास्टरपीस बनाया है। सो आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? मुझे तो यही लगता है कि पढ़ाई एक ऐसा खजाना है जो आपके हर ऐप को ढक देने के लिए काफ़ी है। और ये कहानी हमारे देश की कई लड़कियों की है जिसे दहेज की वजह से पता नहीं किस हाल का सामना करना पड़ता है। ये स्टोरी हर उस लड़की को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि आप कोई सामान नहीं हो जिसकी बोली लगाई जाए, आप खुद में नायाब हो। खैर, ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और हमारी प्रीवियस वीडियो द नेकलेस अगर आपने नहीं देखी है तो आप अभी देख सकते हैं। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। चलिए, खुदा हाफिज़।